बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन को डिस्कस करेंगे। बाकायदा आपके बुक में इस हेडिंग के साथ तो कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन एंट्री टेस्ट को पास करने के लिए बहुत से हमारे पास ये जो MCQs हैं कंसेप्चुअल आते हैं। ठीक है, और उन कंसेप्चुअल MCQs में अगर आपके पास ये फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन के लिमिटेशंस के मतलब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली उन MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर टोटल 3 लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन की। सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है हमारे पास एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हमारे पास जब बेंजीन रिंग मौजूद होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आकर लगता है तो हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनता है। ठीक है, अब वो जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आके बेंजीन के ऊपर लगा है और बेंजीन एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गया है, वो जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप भी हो सकता है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमारे पास वो जो पहला ग्रुप आके लगा है बेंजीन रिंग के ऊपर वो ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और इस पे आके पहला ग्रुप कोई भी आके अटैच हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं उसको R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ उस ग्रुप को, तो ये ग्रुप हमारे पास क्या हो सकता है, ये ग्रुप R जो है ये एक्टिवेटिंग भी हो सकता है और डीएक्टिवेटिंग भी हो सकता है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, अगर जो ये R ग्रुप आकर लगा है ये हमारे पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, तो ये रिंग को क्या कर देगा, ये रिंग को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि हमारे पास रिएक्शन जब इस पे सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आकर लगेगा, यानी कि जब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, वो रिएक्शन की यील्ड ज़्यादा होगी। ठीक है, और उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, वो हमारे बेंजीन रिंग को एक्टिव कर देगा, यील्ड को इंक्रीज कर देगा और स्पीड को भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अगर वो ये ग्रुप, ये सारी कंडीशन किसके लिए थी, अगर हमारे पास लगने वाला ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसके मुकाबले में अगर हमारे पास जो पहला ग्रुप आके लगता है वो डी एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, तो वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होता है। वो रिंग को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेट का मतलब है यील्ड हमारे पास लो होगी। ठीक है, वेरी लो, या फिर आप कह लो कि नो रिएक्शन। हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूशन की तरफ
बात जाएगी नहीं, डाई सब्स्टिट्यूशन उसकी होगी नहीं। ठीक है, तो जब यील्ड लो होगी तो इसका मतलब है स्पीड हमारे पास क्या है, इंतहाई लो है स्पीड। तो ये दो हमारे पास ऑपोजिट काम कर रहे हैं ग्रुप्स। ये बात हो रही है हमारे पास जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनता है। अब हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में हमारे पास जो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, आमतौर पे एक्टिवेटिंग होते हैं। उनमें हमारे पास कौन कौन से ग्रुप हैं, अल्काइल ग्रुप होता है। बेंजीन अकेला खुद भी रिंग हो उसका, तब भी वो क्या करता है, अच्छे तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देता है। मतलब कि वो अल्काइल को आसानी से अपने साथ अटैच फर्दर अल्काइलेशन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि ये हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन की लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं। यानी कि हमारे पास पहला ग्रुप लगा हुआ है, वो फर्स्ट ग्रुप एक्टिवेटिंग भी हो सकता है और डीएक्टिवेटिंग भी हो सकता है। अगर वो एक्टिवेटिंग है तो उसके नतीजे में क्या होगा, अल्काइलेशन या एसाइलेशन बहुत आसानी से होगी, स्पीडी होगी। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, उसकी यील्ड ज़्यादा आएगी अल्काइलेशन की और एसाइलेशन की डाई सब्स्टिट्यूशन में। जबकि अगर वो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होगा तो हमारे पास फर्दर अल्काइलेशन होगी नहीं, रिएक्शन जो होगा उसकी यील्ड आएगी नहीं, स्पीड ना होने के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि बेंजीन रिंग डीएक्टिव हो जाएगा। तो हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप जो पहले लगा होगा वो अल्काइल हो सकता है, वो अकेला बेंजीन हो, या फिर कोई भी हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेटेड ग्रुप हो, एक्टिवेटेड ग्रुप हो। जबकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमारे पास कौन से होते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे तो फर्दर अल्काइलेशन या एसाइलेशन नहीं होती। बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ हो तो फर्दर अल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं होगी। बेंजीन रिंग के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हो तो फर्दर अल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं होगी। बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ हो तो फर्दर अल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसी चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग कहते हैं कि प्रिपेयर करना है हम लोगों ने पैरा नाइट्रो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रिपेयर पैरा नाइट्रो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है। पिछली पूरी जो डिस्कशन हुई है वो इस एक क्वेश्चन से हम लोगों को समझ आ जाएगी। हम लोगों ने क्या किया कि बेंजीन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ हमने बेंजीन का रिएक्शन करवाया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन देखा जा रहा है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की मौजूदगी में हम लोगों ने क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ बेंजीन का रिएक्शन करवाया। अब होगा ये इसके ऊपर अटैच हो गया क्या,
ये बन गया हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बन गया। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन कि हम अब क्या करवा दें, अगर नाइट्रेशन करवा दें। ठीक है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। इसकी हम लोगों ने करवा दी क्या, नाइट्रेशन। अब ये जो ग्रुप लगा है, ये ग्रुप टर्शरी ब्यूटाइल, ये एक क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये फर्दर नाइट्रो को मैं थोड़ा सा इसको नीचे बनाती हूँ ताकि ऊपर टर्शरी ब्यूटाइल इजीली ड्रॉ हो सके। टर्शरी ब्यूटाइल यहाँ पर हमारे पास नाइट्रो पोजीशन पे क्या पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पैरा नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास हुआ ये है स्टूडेंट कि हमारे पास जो यहाँ पर हम लोगों ने अल्काइलेशन करवाई है, अल्काइलेशन के नतीजे में यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लग गया। टर्शरी ब्यूटाइल जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इसने रिंग को क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। जब हम इसकी फर्दर नाइट्रेशन करवाएंगे तो वो बड़ी आसानी से क्या होगा, नाइट्रेशन दे देगा। हमारे पास क्या है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो लग जाएगा। तो इजीली हमारे पास पैरा नाइट्रो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बन गया। ठीक, अब अगर हम लोग क्या करते, इसको नोट डाउन कर लें। अगर हम लोग क्या करते, बेंजीन का रिएक्शन पहले हम बेंजीन की क्या करवा लेते, नाइट्रेशन करवा लेते। बेंजीन लें और इसकी करवा लें नाइट्रेशन। ठीक है, ये बन गया हमारे पास नाइट्रोबेंजीन। स्टूडेंट, जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो भी हमने पीछे पढ़ा है, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, AlCl3 यहाँ पर कैटालिस्ट है। तो हमारे पास नो रिएक्शन, पैरा नाइट्रो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन नहीं बनेगा। हुआ यहाँ पर असल में ये है कि अब यहाँ पर जो फर्स्ट ग्रुप लगा था वो डीएक्टिवेटिंग था, जिसने फर्दर एसाइलेशन को रोक दिया, जिसने फर्दर एसाइलेशन को रोक दिया। और यही हमारे पास लिमिटेशन है कि अगर हमारे पास ग्रुप पे बेंजीन रिंग के ऊपर पहले ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो तो फर्दर एसाइलेशन और अल्काइलेशन स्टॉप हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर फर्दर अल्काइलेशन स्टॉप हो गई। ठीक है, तो एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में हुआ ये है कि बेंजीन रिंग पे अगर पहला ग्रुप एक्टिवेटिंग होगा तो फर्दर एसाइलेशन और अल्काइलेशन फेवर होगा, और अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा पहला ग्रुप तो फर्दर अल्काइलेशन और एसाइलेशन जो होगा नहीं होगा। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड लिमिटेशन की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मैं एक और बात बता दूं, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसा कि OH
ठीक है, NH2 NHR NR2, ये चारों के चारों, इसके अलावा O, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर O लगा हुआ है, O नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लाते हैं सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है? उसकी रीज़न ये होती है कि देखें, इनमें सारे जो ग्रुप्स में जो जो एटम बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, लेट्स सपोज मैं OH की एग्जांपल देती हूँ। बेंजीन रिंग के साथ अटैच है OH, तो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जो एटम अटैच है वो है O एटम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर, ठीक है। जब हम लोग इसकी क्या करवाते हैं, इसकी अल्काइलेशन करवाई जाती है, तो ये क्या करता है अल्काइलेशन में स्टूडेंट, हमें पता है कि जो कैटालिस्ट होता है वो AlCl3 कैटालिस्ट होता है, ठीक है। मैंने इसकी अल्काइलेशन के लिए CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाया, तो हमारे पास क्या है, हम लोग ख्याल ये करते हैं कि जी CH3 जो है वो ऑर्थो, और जी हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि CH3 एक ये प्रोडक्ट बनेगा और एक ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट्स नहीं बनते, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स नहीं बनते, ठीक है। हमारे पास ऑर्थो मिथाइल फिनोल ये भी नहीं बनता, पैरामिथाइल फिनोल ये भी नहीं बनता, ठीक है। वजह उसकी ये होती है कि AlCl3 क्या होता है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करें, ये AlCl3 का क्या है स्ट्रक्चर है, इसमें देखें जो ये सेंट्रल एटम है एल्यूमिनियम, इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। तो हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, जिसका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो एज अ ल्यूइस एसिड काम करता है, ठीक है। जबकि इसके साथ में ये जो बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ OH ग्रुप है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इसके पास 2 लोन पेयर मौजूद हैं, तो ये एज अ बेस काम करता है, ये एज अ बेस काम कर रहा है। तो होता ये है कि इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, साल्ट बन जाता है, बजाय इसके कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बने जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। साल्ट क्यों बनता है? साल्ट इसलिए बनता है स्टूडेंट्स कि ये एसिड बेस रिएक्शन होता है, और एसिड बेस रिएक्शन इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से वो फास्टली हो जाता है, स्पीडी होता है, जबकि उसके मुकाबले में ऑर्गेनिक कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं तो वो स्लो होता है। तो फेवर इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो जाता है, एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाता है। हमारे पास किस किस्म का यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है? हमारे पास ये बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH अटैच है, इसका ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये AlCl3 के साथ बॉन्ड बना लेता है। Al पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है,
तो ये हमारे पास इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स साल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बजाय इसके कि हम इनको कंसीडर करें कि जी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, नो, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं देते, मतलब ये अल्काइलेशन को फेवर नहीं करते। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड लिमिटेशन की तरफ। सेकेंड लिमिटेशन क्या है हमारे पास? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। यस, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की जब मैं बात करती हूँ तो हमें पता है कि कार्बोकेटाइन वो स्पीशी है जिसमें कार्बन के पास ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके पास 3 बॉन्ड होते हैं, उसका चौथा बॉन्ड मुकम्मल तौर पे गायब होता है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचे होते, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके निकल चुके होते हैं, यानी कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें कम है, कार्बन के पास पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम है, इसी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब हमारे पास कार्बोकेटाइंस जो होते हैं, ये देखें, ये हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है, इसके देखें 1 2 3 बॉन्ड है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये भी हमारे पास क्या है? एक कार्बोकेटाइन है, इस पे भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, 2 कार्बन के साथ और तीसरा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, मैं इसको नीचे ड्रॉ कर देती हूँ। ये भी हमारे पास क्या है? एक कार्बोकेटाइन है, 3 बॉन्ड बने हुए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये तीनों कार्बोकेटाइन है। अब इन तीनों कार्बोकेटाइन में ये वाला जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, इसको टर्शरी कार्बोकेटाइन बोलते हैं, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो हमारे पास जो अल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन बनता है पहले स्टेप में, वो कार्बोकेटाइन हमेशा क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर चांस होगा कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाए तो हमारे पास खुद ब खुद रीअरेंजमेंट होके प्राइमरी कार्बोकेटाइन कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी में, और अगर चांस होगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन टर्शरी में कन्वर्ट हो जाए तो पहले स्टेप में ही हमारे पास जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो टर्शरी की जानिब रीअरेंजमेंट कर लेगा। स्टूडेंट, अब इस सारी बात को हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रिपेयर नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। हमारे माइंड में फौरन से आता है कि बेंजीन का रिएक्शन करवा दें नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा जनाब? हमारे पास बन जाएगा CH2CH2CH3, यानी कि नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे पास नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन प्रिपेयर नहीं होता। इसकी बजाय हमें जो बेंजीन मिलता है
वो मिलता है हम लोगों को आइसोप्रोपाइल। हमें कैसा बेंजीन मिलता है? CH और ये CH3 ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलता है। या फिर इसका दूसरा नाम है कि हमें क्यूमीन मिलता है। इसका मतलब है हम अपना जो प्रोडक्ट चाहते थे वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? रीज़न उसकी यही है कि हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, मैं इसको ऊपर ही लिख देती हूँ, ये नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता। असल में कौन सा बनता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये रीजन जनरेट हो रहा है, ये जनरेट हो रहा है, ये ठीक है, इसको क्यूमीन बोलते हैं, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन। होता ये है कि हमारे पास अल्काइलेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ये CH3CH2 यानी कि नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड AlCl3 के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है। तो CH3CH2CH2 ठीक है, ये बॉन्ड हमारे पास टूट रहा होता है और ये वाला Cl अपने लॉन पेयर के ज़रिए, इसके पास क्या है, 3 लॉन पेयर्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो अपने बॉन्ड बना रहा होता है किसके साथ? AlCl3 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास Cl जो कि नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड था, ये Cl इसके साथ चला जाता है और ये पीछे से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है यहाँ से, मतलब कि ये पूरे का पूरा बॉन्ड ही चला गया, ये पूरे का पूरा बॉन्ड Cl ले गया। अब ये हमारे पास बन जाता है कार्बोकेटाइन। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? ये देखें, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन अटैच है, या इस पॉजिटिव, वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव है वो डायरेक्टली 1 कार्बन के साथ अटैच है, बाकी 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो ऐसे कार्बोकेटाइन को प्राइमरी कार्बोकेटाइन बोलते हैं। प्राइमरी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होता है। ये क्या करता है? फौरन से यहाँ से 1 हाइड्रोजन को इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है, यहाँ से 1 हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, हुआ क्या, यहाँ पर CH3CH2 था, ठीक है, इसके पास 1 H रह गया और वो वाला इसके पास जो 1 H था वो इधर टर्मिनल पे शिफ्ट हो गया। इसके पास 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके पास 3 बॉन्ड हो गए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पास पॉजिटिव कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ये अब कन्वर्ट हो चुका है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में, विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आराम से क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ अटैच होके तो क्यूमीन बना देता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना देता है, बजाय इसके कि नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन बनता, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारे पास। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वजह है कि हमारे पास होता ये है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की वजह से एक लिमिटेशन आ जाती है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा प्रोडक्ट नहीं बनता, बल्कि प्रोडक्ट कैसा बनता है, रीअरेंजमेंट के बाद बनता है। हमारे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला प्रोडक्ट हमें हासिल होता है। अब हम लोग मूव करते हैं किसकी जानिब, थर्ड लिमिटेशन की जानिब हम लोग मूव करते हैं, यानी कि पॉली अल्काइलेशन की जानिब। अब ये स्टूडेंट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन जो है ये एसाइलेशन में मुमकिन नहीं है, क्योंकि एसाइलेशन में हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है।
एसाइलेशन में हमारे पास एसिलियम आयन बन रहा होता है और एसिलियम आयन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ। हमारे पास क्या होता है, बेंजीन का रिएक्शन जब हम लोग क्या करवाते हैं, एसाइल क्लोराइड से करवाया जाता है। ठीक, तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा होता है, फर्स्ट स्टेप में ये जो एसाइल क्लोराइड है ये AlCl3 से जब रिएक्शन करता है तो हमारे पास बनता है RC। ठीक, ये हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, ये एसिलियम आयन है, एसिलियम आयन। ये आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। होता क्या है कि इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये हमारे पास इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ये तो ये इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये स्ट्रक्चर, इस वजह से यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है कि जो रीअरेंजमेंट हो, तो ये इसकी वजह है। तो लिहाजा हमारे पास ये जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन वाली लिमिटेशन है ये लिंक्ड है अल्काइलेशन से, एसाइलेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम लोग पोली अल्काइलेशन जो लास्ट लिमिटेशन हमने यहाँ पर पढ़नी है उसकी जानिब मूव करते हैं। पोली अल्काइलेशन मतलब हमारे पास बेंजीन के ऊपर एक दफ़ा अल्काइल ग्रुप लगने की बजाय ज़्यादा दफ़ा अल्काइल ग्रुप अटैच होना शुरू हो जाए। ऐसा क्यों होता है, देखें, हम लोगों ने इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया बेंजीन का एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा इथाइल ग्रुप और सिंपल हमारे पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा, इथाइल बेंजीन प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे पास जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक दफ़ा इथाइल ग्रुप लग जाता है तो बेंजीन रिंग हो जाता है एक्टिव। इतना एक्टिव हो जाता है कि ये फर्दर अल्काइलेशन करवाएगा। एक और इथाइल ग्रुप भी अटैच हो जाता है पैरा पोजीशन पे C2H5, ये प्रोडक्ट भी हमें हासिल होती है, और एक हम लोगों को ऐसी प्रोडक्ट भी क्या होती है, हासिल होती है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हम लोगों को हासिल होना शुरू हो जाती है। ये हमारे पास क्या है, पोली अल्काइलेशन होना शुरू हो गई है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड जी बेंजीन बनेगा, लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बजाय हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड भी और फिर पोली सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन भी हम लोगों को हासिल होना शुरू होगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक और लिमिटेशन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की। स्टूडेंट, अब ये जो लिमिटेशन है ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की है। वजह उसकी ये है कि जब अल्काइल ग्रुप लगेगा या एक्टिवेटिंग ग्रुप, अल्काइल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, अल्काइल ग्रुप लगा है तभी और उसने रिंग को एक्टिव किया है तभी फर्दर अल्काइलेशन हुई है। उसके मुकाबले में अगर मैं एसाइलेशन करवाती तो पोली एसाइलेशन नहीं हो सकती। देखिए, ये मैंने इसाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया। अब होगा क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा इसाइल ग्रुप, ये ग्रुप लग गया। ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसाइल ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसने फर्दर तो वैसे ही नहीं सब्स्टिट्यूट होने देना किसी और सब्स्टिट्यूएंट को। तो लिहाजा हमारे पास ये जो पोली अल्काइलेशन का मसला है ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का मसला है।
ये एसाइलेशन का मसला नहीं है। तो ये हमारे पास 3 लिमिटेशंस थी फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन की, जिसमें से एक जो है एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वाला, वो फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों की लिमिटेशन है। बाकी दोनों जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन और पॉली अल्काइलेशन, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ क्या है, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन की लिमिटेशन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।